हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन टू आवर प्लेटफॉर्म दैट इज आईएएस पीसीएस मेंटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो जैसा कि आपको पता है कि आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ सम सेलुलर मैकेनिज्म्स दैट वी ऑलरेडी स्टडीड, दैट इज सेल। तो सेल बनता कैसे है? तो सेल का मेन प्रोमिनेंट हिस्सा क्या है? प्रोटीन है। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के निर्माणकारी तत्व क्या है? प्रोटीन ही है। अब प्रोटीन बनाए कौन? तो वो है सेल, जो उसको सिंथेसाइज कर रही है। लेकिन वो सिंथेसाइज वही करेगी जो हम पहले से इंटेक कर चुके होंगे। यानी हमारे शरीर का एक संपूर्ण विकास अगर करना है, एक टोटल नेट ग्रोथ फैक्टर को अगर देखना है, तो हमको न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स लेने पड़ेंगे। तो न्यूट्रिएंट्स का इनटेक सो दैट हम कंप्लीटली डेवलप करें, यानी ऐसा डाइट जिसमें न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हो, उसको कहेंगे बैलेंस डाइट। और इन न्यूट्रिएंट्स का, इन पोषक तत्वों का इनटेक ही कहलाएगा न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स वे होंगे जो हमारे कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल एलिमेंट्स हैं। देयर वोंट बी आस्किंग द डेफिनेशन इन द एग्जामिनेशन, मतलब परीक्षा में तो आपकी परिभाषाएं नहीं आएंगी, तो हम लोग उस पर ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे, बहुत ही कंसाइज और प्रिसाइज रहेंगे। बेवजह का कोई भी लंबा चौड़ा सेशन नहीं रहेगा। अब देखो, न्यूट्रिशन का जब डेफिनेशन देखोगे यानी परिभाषा देखोगे, तो ऐसे सभी तत्व जो हमको ऊर्जा दें, जो हमारी संरचनात्मक विकास करें, जो हमारे आनुवांशिक पदार्थों का विकास करें, जो हमारे चयापचय में सहायता करें, दे आर कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन क्या है? जो हमारे शरीर में ऊर्जा, संरचना, हेरिडिटी, चयापचय, इन सबके लिए निर्माण, इन सभी में भूमिका निभाएं, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे पोषक तत्व। और इनका इनटेक करना ही कहलाएगा पोषण। दूसरा, अगर हम बॉडी को एक हेल्दी लीन मैन अगर देखें, किसी एक आदमी को मान लें कि वो जो हेल्दी पर्सन है, हेल्दी पर्सन का मतलब उसका एज कम से कम 18 साल प्लस, उसकी हाइट लगभग 5.5 से औसतन 6 फीट के आसपास में अगर मान के चलते हैं, तो हम उसे एक वयस्क स्वस्थ पुरुष मान करके अगर चले, तो ये लगभग उसके शरीर में प्रस्तुतता रहेगी। यानी लगभग 62% हिस्सा तो खाली पानी है, 16% फैट है, 16% प्रोटीन, 6% मिनरल्स है। ठीक है, लेस देन 1% कार्बोहाइड्रेट रहते हैं। यानी ऊर्जा चाहिए आपको, लेकिन शरीर के निर्माण में ऊर्जा की विशेष भूमिका नहीं है, इसलिए शरीर निर्माणकारी तत्वों में ऊर्जा लगभग ग्लाइकोजन नगण्य रहता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगर हम केमिकल डेफिनेशन से देखें कि हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें क्या जाएगा? जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फिर फाइबर एंड वाटर। टोटल 7 मिलेंगे आपको। कार्बोहाइड्रेट, फैट, दीज आर एक तरह से देखोगे एनर्जी सोर्स हो गए। प्रोटीन, फिर इसके बाद में हमारे पास में विटामिन होंगे। विटामिन हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म बेटर करने के लिए होते हैं। मिनरल्स भी वही काम करते हैं। फिर हमारे पास में सॉल्ट एंड मिनरल हो गया, फिर वाटर हो गया, फिर फाइबर हो गया। तो कुल 7 हमारे पास में है। अगर हम फंक्शन के हिसाब से देखें, तो ऊर्जा देने वाले, ऊर्जा मतलब हमने बताया वो जो एनर्जी दे, यानी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए और साथ साथ में अपने फैट हो गए। बॉडी को जो बनाए कौन से हो गए? प्रोटीन हो गए और डीएनए हो गए, मतलब न्यूक्लिक एसिड्स हो गए। और प्रोटेक्टिव एलिमेंट्स हो, जैसे विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। फिर हमारे पास में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमें बचाते हैं, हमारे अंदर होम्योस्टासिस यानी समस्थैतिकता बनाए रखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में, तो आमतौर पे ये सारे के सारे आपको ऑर्गेनिक ही दिखेंगे मिनरल्स को छोड़ के। तो अगर मिनरल्स को अलग से लिख दो, तो वो सारे मिनरल्स जो होंगे इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे। मिनरल्स हो गए, वाटर हो गया, है ना, ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक में कौन कौन से आ जाएंगे? तो आपके ये सारे के सारे कार्बनिक में आ जाएंगे। मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो मतलब होता है गुरु पोषक तत्व या अधिपोषक तत्व। अधि गुरु, इसका मतलब हो गया जो ज्यादा मात्रा हमारे शरीर को चाहिए। जैसे ये सारे ऊपर की जो आपको दिख रहे हैं, सब ज्यादा मात्रा में चाहिए। वहीं अगर हम मिनरल्स की बात करें, बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो ऐसी चीजें जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, उसको कहते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और जिसको ज्यादा मात्रा में चाहिए, उसको अधिक गुरु पोषक तत्व या मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। माइक्रो को लघु मात्री, अल्प मात्री, है ना, ये दोनों क्या हो गए? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए। अगर ओरिजिन के हिसाब से देखो, तो हमारे पास जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं ज्यादातर वैसे प्लांट डिराइव होते हैं, कुछ एनिमल डिराइव भी हो सकते हैं, जैसे एनिमल मिल्क हो गया, एनिमल एग हो गया, एनिमल मीट हो गई। ये सभी जो होंगे, ये क्या है? एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे न्यूट्रिशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ओके, लेट्स मूव द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट थिंग है फंक्शन बेस्ड में, हमने बताया ही था आपको, कार्ब, फैट्स जो होंगे आपके एनर्जी सोर्स, बिल्डिंग में आपके प्रोटीन एंड डीएनए आ जाएंगे। मेटाबॉलिज्म के लिए विटामिन, मिनरल और वाटर जिम्मेदार होंगे, और जेनेटिकल के लिए डीएनए, आरएनए हो जाएंगे। मैक्रो में अगर देखोगे, तो कार्बन, अगर एलिमेंट वाइज हम मैक्रो में देखें, तो हमारे पास में देखो कार्बन सबसे ज्यादा, हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन होता है, तभी उसको ऑर्गेनिक कहते हैं। तो कार्बन सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, पोटेशियम, ये सारे एक तरफ से आते चले जाएंगे। इधर देखो जो बहुत कम मात्रा में चाहिए, फेरस, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, मोलिबेंडम, क्लोरीन, निकिल, सोडियम एंड कोबाल्ट। कोबाल्ट साइनोकोबाल्मिन जो विटामिन B12 है, उसका सेंट्रल एलिमेंट है ना। खैर, इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, मेन मुद्दे मुद्दे की बात करनी है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं विटामिन से। तो पहली बात तो यह है कि विटामिन से प्रश्न एग्जाम में बहुत आते हैं।
है ना। आमतौर पर न्यूट्रिशन मतलब विटामिन ही होता है अगर देखो तो परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहले इसी को देखते हैं। ध्यान रखना है सबसे पहले विटामिन में किस विटामिन की खोज हुई, तो दैट इज विटामिन सी। और किसने खोजा, दैट वाज एनाइलूनिन। 1881 में खोज रहे हैं। तो 1881 में एनाइलूनिन खोज रहे हैं, क्या विटामिन सी खोज रहे हैं। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड विटामिन इज विटामिन सी, दैट वाज डिस्कवर्ड बाय एनाइलूनिन इन 1881। सेकंड तौर पे अगर हम आए तो हमारे पास में आता है कि विटामिन वाद किसने दिया, जैसे कोशिकावाद था, हार्मोनवाद था, जीनवाद था, समस्थानिकतावाद थी, यानी एवोल्यूशन के कई सिद्धांत थे, उसमें विटामिन वाद भी था। इसे दिया था हॉपकिंस और फंक ने। किसने दिया था, ये थ्योरी प्रपोज करी गई हॉपकिन और फंक। ये विटामिन शब्द यानी वाइटल अमीन्स, ये कहां से आया, दैट वाज गिवन बाय, ध्यान रखें, फंक। इन्हें हम ग्रोथ फैक्टर की संज्ञा देते हैं, यानी वो हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि में सहायक की भूमिका निभाते हैं। वृद्धि नहीं कराते, वृद्धि तो प्रोटीन कराएगा, ये वृद्धि सहायक है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से भी क्या करेंगे, शरीर को इम्यूनिटी देते हैं रोगों से। तो ये ध्यान रखना कि इन्हें हम इम्यूनिटी फैक्टर भी कहते हैं। इम्यूनिटी यानी हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र ये विकसित करते हैं, प्रतिरक्षा को मजबूत रखते हैं। कोविड में आपको याद होगा विटामिन सी की गोलियां सारे लोग ले रहे थे, क्या बात समझ पा रहे हैं? अगर देखा जाए तो आमतौर पे एक आंवला, एक हरा मिर्चा अगर दिन में आप खा रहे हैं, मतलब सब्जी उब्जी में पड़ा ही रहता है, अगर हरा मिर्चा भी अगर आपके डाइट में है तो मतलब आपकी इंटेक पूरी हो जाती है। वैसे आमतौर पे आपकी विटामिन की इंटेक एक हरी मिर्च से भी काम बन जाएगा, ठीक है। तो ये कुल मिला के विटामिन की बात हो गई। विटामिन में कुछ चीजें और देखना है, जैसे हमारे पास में विटामिन ए, बी, सी, डी, ई के कई सारे विटामिन हैं। तो ध्यान रखना है कि विटामिन याद कैसे रहे। तो विटामिन याद करने के लिए तरीका होता है रथ एक टाफी। तो देखो यहाँ पे र थ एक टाफी, कैसे याद करोगे, देखो रा से रेटिनॉल, था से थायमिन यानी विटामिन बी1, फिर उसके बाद हमारे पास में आता है एक, ए से क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी। के से आपका क्या हो जाएगा, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल के बाद टोकोफेरॉल एंड फाइनोक्विनोन, यानी क्विनोन ग्रुप वाले जो होंगे विटामिन के। अब एक चीज ही फटाफट से देख लो, फटाफट से देखो, विटामिन ए क्या है, रतौंधी के लिए जिम्मेदार है, रिकेट्स के लिए जिम्मेदार, सॉरी रतौंधी के लिए जिम्मेदार हो गया, नाइट ब्लाइंड लेंस के लिए। विटामिन बी वेरी वेरी, विटामिन सी स्कर्वी, विटामिन डी रिकेट्स, विटामिन ई अगर आप देखेंगे तो इसे सुंदरता का विटामिन कहते हैं, लेकिन इसे बांझपन वाला रोग यानी स्टेराइल डिजीज हो जाता है। विटामिन के के कमी से क्या होगा, थक्का नहीं जमेगा शरीर का। ध्यान रखें कि ये सभी जो रोग होते हैं ना न्यूट्रिएंट बेस, ये डेफिशिएंसी डिजीज होते हैं, यानी विटामिन ए से रोग नहीं हो रहा, विटामिन ए की कमी से रोग हो रहा है। डू यू गेट माय पॉइंट, डिफिशियंसी अल्प मात्रा से, है ना, कुपोषण से रोग होंगे, इतना याद रहे। फिर देखो टाइप्स ऑफ विटामिन में, तो विटामिन ए को हमने क्या कहा, रेटिनॉल कहा, बी को क्या कहा, थायमिन कहा, विटामिन सी को क्या कहा, ध्यान रखना विटामिन बी को पूरा नाम है कॉम्प्लेक्स विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बी का सूल आप जानते होंगे ना, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, फाइलोक्विनोन, ये सारी चीजें इसमें आप ध्यान रखेंगे तो नाम से। फिर ये आता है कि हमारे शरीर में कौन से विटामिन स्टोर रहते हैं, कौन से नहीं। तो एक चीज थोड़ा सा यह भी याद कर लो, इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि एक होता है वाटर सोल्यूबल विटामिन, यानी पानी में जो घुलनशील है। तो पानी में घुलनशील कौन कौन से हैं, बी और सी पानी में घुलनशील है। जैसे कहीं जाते हो क्या होता है, बस पानी ही तो दिए, तो बस, है ना, बस पानी, बस जल, तो जल में घुलनशील क्या है, बीसी। और वहीं अगर हम फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें, फैट सोल्यूबल विटामिन की बात करें तो क्या हो जाएगा, KEDA, कीड़ा। तेल वाले चीजों में क्या पड़ जाता है, कीड़ा पड़ जाता है। तो याद रखिए फैट सोल्यूबल क्या है, कीड़े। और फैट अपने शरीर में स्टोर्ड रहता है, इसका मतलब ये विटामिन जो होंगे अपने शरीर में लंबे समय तक संचयित रहेंगे, स्टोर रहेंगे। कहां स्टोर रहते हैं, लीवर में स्टोर रहते हैं। बी और सी शरीर में स्टोर नहीं होते, इसका मतलब इनका रेगुलर इंटेक जरूरी है। बी और सी क्या होंगे, पानी में घुले रहते हैं, पानी के साथ बह गए शरीर से बाहर, इसका मतलब डेली इंटेक इनका जरूरी है, ये वाइटल है शरीर के लिए, ठीक है। अमीन ग्रुप को ही, जो इंपॉर्टेंट अमीन ग्रुप्स हैं उन्हीं को हम कहते हैं वाइटल अमीन्स यानी विटामिन, ठीक है। तो यहां सोएबिलिटी की बात हो गई। अब देखो विटामिन ए की बात करो, ध्यान रखना ये अनसैचुरेटेड अल्कोहल का श्रेणी आता है। एंटी इंफेक्शन विटामिन भी कहते हैं या एंटी बायोटिक विटामिन भी कहते हैं, एंटीबायोटिक विटामिन भी कहते हैं। ध्यान रखना एंटीबायोटिक विटामिन कौन सा है, विटामिन ए है। एंटी इम्यूनिटी विटामिन यानी इम्यूनाइजेशन यानी इम्यूनिटी के लिए विटामिन कौन सी है, विटामिन सी इम्यूनिटी के लिए है, ठीक है। अगला देखो, विटामिन ए को नाम क्या था, रेटिनॉल था ना, रेटिनॉल। और हमारे आंख का पिछला परत क्या है, रेटिना, जहां पे इमेज बनती है रेटिना, तो ही देखो रेटिनॉल। और ऑल शब्द किस में आता है, अल्कोहल में ओल आता है, एल्डिहाइड में क्या आता है, अल आता है, कीटोन में नोन शब्द लास्ट में आता है ना। तो अगर ओल लगा हुआ इसका मतलब क्या है, अल्कोहल ग्रुप का होगा। फिर आंखों संबंधी जितने रोग होंगे सबके लिए जिम्मेदार कौन होगा, विटामिन ए जिम्मेदार होगा। जैसे ज़ेरोफ्थाल्मिया यानी शुष्काक्षिकोप, आंखें सूख जाना। फिर इसके बाद कंजक्टिवाइटिस, हालांकि बैक्टीरियल और वायरल हुआ तो अलग बात है, लेकिन अगर डिफिशियंसी से हो रहा है तो विटामिन ए की कमी से होगा। फिर आएगा निक्टेलोपिया या नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी, निक्टेलोपिया नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी।
तो निक्टलोपिया, देखो इसको क्या कहते हैं, रात्रि वाली बीमारी को निक्टलोपिया, या इसी को कहते हैं हिंदी में रतौंधी। ठीक है, तो ये भी इसी कमी से हो रहा है। स्लो अडेप्टेशन टू डार्कनेस, हमारी आंखें सही से एडजस्ट नहीं कर पाती अंधेरे में। फिर ग्लेयर ब्लाइंडनेस, इसको कहते हैं दिनौंधी, यानी कि हमेरलोपिया। हमेरलोपिया ये क्या है, दिनौंधी है, यानी दिन में चकाचौंध हो जाती है। स्केलिन, आपकी खुरदरी त्वचा हो जाएगी, शरीर में त्वचा होगी खुरदरी खुरदरी सी रहेगी। जेरोसिस, जेरोसिस मतलब कि आपकी आंखें इन्फ्लेम्ड हो गई। और जेरोफ्थेल्मिया क्या है, ब्लाइंडनेस हो जा रही है, आपकी आंखें पूरी क्या रही, सूज जा रही, सूख जा रही। जेरो शब्द आता है सूखे शब्द से, है ना। जेरिक फूड मतलब सूखे जगहों पर पाने जाने वाले फूड्स। जेरिक कंडीशन मतलब शुष्क, शुष्कता वाले कंडीशन को हम जेरिक कंडीशन। जेरो शब्द का मतलब सूखापन है, ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, तो विटामिन ए एक्चुअली में क्या था, रेटिनॉल को बेहतरीन करने वाले हैं। अच्छा, एक ध्यान रखना, आंखों में प्रोटीन कौन सी पाई जाती है, तो पाई जाती है ऑप्सिन प्रोटीन। रॉड सेल में रोडोप्सिन, कोन सेल में कोनोप्सिन, लेकिन है कौन सी, ऑप्सिन प्रोटीन पाई जाती है आंखों में। ओके, विटामिन कौन से जिम्मेदार है आंखों की बेहतरी के लिए, रेटिनॉल है। ये इसका सोर्स क्या होगा, ध्यान रखना, वो सारे गहरे पीले रंग वाले फल जो होंगे वो सारे के सारे विटामिन ए के रिच फ्रूट होंगे। तो विटामिन ए के रिच सोर्स क्या हो गए, सारे गहरे पीले रंग वाले। विटामिन सी देखो पहली खोजी जाने वाली बीमारी थी, एनाइलुइन ने खोजा था इम्यूनिटी के लिए। अब विटामिन सी हम लोग पढ़ रहे हैं, विटामिन सी क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ये साइट्रस फ्रूट यानी रसीले फलों में ही पाया जाएगा। लोहे का मेटाबॉलिज्म, यानी आयरन अपने शरीर में रहे, कहां रहता है आयरन, अपने आरबीसी के पास। आरबीसी में कहां रहता है, जैसे मान लो आरबीसी हो गए, आरबीसी के ऊपर पाए जाएंगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में देखोगे तो ग्लोबिन तो प्रोटीन का नाम है ना। और जो हेमे शब्द है, हेमे ये क्या है, लोहा है। तो लोहा प्रोटीन से जुड़ के इस पर रुकता है, जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो ध्यान रखना, ऑक्सीजन को लेके चलने वाले कौन हैं, तो आप कहोगे सर हेमोग्लोबिन। हेमे शब्द आता कहां से है, लोहे से आता है। यानी हमारे शरीर में जो लोहा है, यानी हमारे आरबीसी बेहतर रहे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, विटामिन सी। और अगर खून में आपके ऑक्सीजन होगा तभी आप एनर्जी महसूस करेंगे, तो ऑक्सीजन रहे इसके लिए विटामिन सी जरूरी है। स्कर्वी, मुंह के किनारे सारे फट जाते हैं। स्कर्वी मतलब आप जानते हो ना, खटाई उटाई ज्यादा खाने से जो भी बीमारियां हो रही हैं वो क्या है, स्कर्वी, मुंह में छाले पड़ जाएंगे, चारों तरफ खून वो निकट रहा होगा। ठीक है, ये हो गया विटामिन सी के बारे में, किसने खोजा, नाइलुन ने। विटामिन डी की अगर बात करें तो ये क्या करता है, विटामिन डी को हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो पहली विटामिन जिसका नाम है अ विटामिन दैट इज आल्सो एन हार्मोन, तो एक तो ये हार्मोन की संज्ञा में भी आता है, एक चीज याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि विटामिन डी का नाम हमारा क्या है, कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल ये याद रखना है। अगली बात रखनी है याद विटामिन डी के बारे में कि विटामिन डी हमारी थायरॉक्सिन और पैराथॉर्मोन मोन की सिनर्जेटिक है, की सहायक हार्मोन है, की सहायक है या सिनर्जेटिक है। तो ये क्या करता है, पैराथ हार्मोन को के लिए सहायता करता है। दूसरा विटामिन डी का सोर्सेस क्या है, बढ़िया धूप, यानी आप सुबह शाम में अच्छा धूप लीजिए। अगर आप प्रॉपर वेंटिलेशन में रहेंगे, प्रॉपर धूप में रहेंगे, तो आपकी मेंटल एबिलिटी बढ़िया रहेगी, D2 की आपके शरीर में प्रचुरता रहेगी, आपको कभी भी उदासी नहीं आएगी। विटामिन डी आपके हैप्पी हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हैप्पी हार्मोन्स आपको चाहिए, कौन से, डोपामाइन चाहिए आपको, आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए, ये सारे हैप्पी हार्मोन्स अगर चाहिए तो आपके पास विटामिन डी होना चाहिए। और विटामिन डी कहां से आता है, धूप से आता है, अंडे से भी आ जाता है, और साथ साथ में इसका सिंथेसिस कहां होता है, तो आप ध्यान रखें किडनी के ऊपर होता है सिंथेसिस, तो इसलिए किडनियां भी रिच सोर्स ऑफ क्या होती है, विटामिन डी होती हैं। ठीक है, स्किन में भी संश्लेषण होता है सूरज से। रोग कौन सा हो रहा है, देखो पहला चीज तो ये कैल्शियम और फास्फोरस का विनिमय कर रही है, हड्डियों की मजबूती के लिए जिम्मेदार है। ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोपोरोसिस मतलब होता है कि अस्थि में यानी हड्डियों में पोर हो गए हैं, यानी जीर्ण हड्डियां हैं, जीर्णास्थि। तो जीर्ण हड्डी, ठीक है, जीर्ण अस्थि, तो क्या हो रहा है, आपकी हड्डियां बहुत कमजोर जा रही हैं। दूसरा रिकेट्स, रिकेट को अगर देखा जाए तो रिकेट्स में क्या होती है, हड्डियां धनुष की तरह तन जाती हैं, कमजोर होकर के लचक जाती हैं, लचीली हड्डी, रिकेट्स हो गया। सिलियाक डिसीज, सिलियाक में क्या होता है, किनारों किनारों पे आपके स्किन में से फटी फटी नजर देगी, हर जॉइंट पे, जहां जहां स्किन की जॉइंट्स हो रही है, एक्स्ट्रा स्किन है, वहां फटा फटा सा दिखेगा, वो सिलियाक डिजीज। टाइटनी, टिटनी या टिटनेस, तो टिटनेस डिजीज भी कहीं ना कहीं इसकी डिफिशियंसी से होने की संभावना बढ़ जाती है। हालांकि टिटनेस होता है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से, दैट इज सॉइल बैक्टीरिया, जिसके लिए डीपीटी का टीका लगाया जाता है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना कि अगर विटामिन डी की कमी है तो इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। टिटनेस एक बहुत खतरनाक रोग है, एक जानलेवा रोग तो होने के साथ साथ बहुत दुखदायी रोग है, और ध्यान रहे इसे बहुत सारे नाम है, जैसे लॉक जॉ इसका नाम है, ठीक है, इसका नाम एक है धनुस्तंभ, धनुस्तंभ, इसका नाम धनुटंकार भी है। तो बड़े नाम है इसके, बड़े खतरनाक खतरनाक, अच्छा शोर हो जाए तो हड्डी दो चार टूट जाए, पूरा शरीर एकदम बेंड होता है, आदमी तड़प जाता है, वो कभी भी पानी नहीं घोट पाता है।
बहुत दुखदाई चीजें होती हैं, इसलिए हमेशा जब भी कभी लोहे से या कहीं से भी चोट लगे, आपको लगे कि टिटनेस हो सकता है, संभावना थोड़ी भी लगे, तो आपको हमेशा टिटवैक इंजेक्शन विद इन 24 आवर्स जरूर लेना चाहिए। विटामिन डी के बाद विटामिन ई के हैं, तो विटामिन ई इज कॉल्ड विटामिन ऑफ ब्यूटी। विटामिन ई इज नोन एज विटामिन ऑफ ब्यूटी। तो विटामिन ई इज कॉल्ड विटामिन ऑफ ब्यूटी। ये आपके बाल, आपके नाखून, आपकी त्वचा खूब सुंदर बनाए रखता है। साथ साथ में ध्यान रखना है कि ये स्टेरिलिटी विटामिन है, तो यहां ध्यान रखें एंटी स्टेरिलिटी, यानी कि अगर ये विटामिन है तो आपको स्टेराइल यानी बांझपन नहीं होगा, और विटामिन नहीं अगर आई शरीर में विटामिन के पूरी तरीके से, तो बांझपन वाला रोग यानी आगे चल करके संतान प्राप्ति नहीं होगी। और ये ध्यान रखना मेल और फीमेल दोनों का डिजीज है, ये नहीं केवल फीमेल का, मेल का और फीमेल का दोनों के लिए जरूरी है। मसल्स को और सेल मेम्ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए भी ये बहुत जिम्मेदार है। सेल मेम्ब्रेन बढ़िया है तो चेहरा चमक रहा होगा, हर कोशिका चमक रही होगी, दमक रही होगी, इसीलिए विटामिन ऑफ ब्यूटी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए विटामिन ई क्या क्या चीजें और ध्यान रखनी है इसमें, इसके सोर्सेज में देखोगे ज्यादातर सीड वाले जो होंगे, सीड वाले ड्राई फ्रूट्स हो जाएंगे, दूध, अंडा, मांस तो होगा ही, और ऑलिव ऑयल में सबसे बढ़िया सोर्स रहता है, कीवी के फल सोर्स रहते हैं, ड्राई फ्रूट्स, सनफ्लावर सीड्स में ज्यादा मिल जाता है, मैंगो में मिल रहा है, और थोड़ा बहुत ब्रोकली वगैरह मिल जाता है। ब्रोकली तो वैसे भी खानी ही चाहिए व्यक्ति को। ठीक है, अगला देखो विटामिन के में ही थोड़ा बहुत और, विटामिन के में इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ही इसका संश्लेषण करते हैं। कौन संश्लेषण करता है? इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया ही विटामिन के को बनाते हैं शरीर में। आमतौर पे इसकी कमी नहीं होती, ये रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, यानी अगर इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमेगा, तो ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है, चीज ध्यान रखना है। अगर इसकी कमी से डिजीज हो जाएगा हीमोफीलिया। हीमोफीलिया मतलब रक्त स्राव, अंतर की जो आपकी नसें हैं वो फटने लग जाएंगी अगर इसकी कमी हो जाएगी। मजबूती नसों की कमजोर हो जाती है, और कहीं घाव होगा तो खून बहना बंद नहीं होगा, खून जमेगा ही नहीं, बहता चला जाएगा, आंतरिक रिसाव हो जाएगा, बाहर रिसाव हो जाएगा। कुल मिला के ये आपके ब्लड को गाढ़ा बनाता है, आपके ब्लड को क्लॉट बनाने में सहायता करता है। अच्छा, एंटी क्लॉटिंग फैक्टर क्या है? हिपारिन। हिपारिन कहां पाता है? बेसोफिल पे लीवर निर्माण करते हैं। तो हिपारिन क्या है? प्रतिस्कंदक है, जो कि रक्त का थक्का नहीं जमने देगा, जबकि विटामिन के क्या है? स्कंदक है, जो रक्त का थक्का जमवाता है। दोनों चीज ध्यान रखना, शरीर के अंदर ही खून जम जाए फायदा क्या है? खून ना जमे इसके लिए क्या चाहिए हमें? हमें चाहिए हिपारिन। इसके सोर्सेज में देखो, कद्दू खाते हो आप, पालक खाते हो आप, ध्यान रखना ड्राई फ्रूट्स में ज्यादातर चीजें मिल ही जाती हैं, दालों मिल जाएंगी, बीज में सारी चीजें लगभग मिल जाती, अंडा, दूध, मांस तो सब में कॉमन ही है। अगला देखो विटामिन बी। विटामिन बी को हम थायमीन से एक नाम से जानते हैं, लेकिन इट इज ए कॉम्प्लेक्स विटामिन। ध्यान रखना, इसको याद करने का तरीका एक मैं बता रहा हूं, इसको याद करने का तरीका है थारनिया के पापा बर्फ से हैं। तो थारनिया के पापा बर्फ से हैं, रिंकिया के पापा जो हंस देते वैसे नहीं, थारनिया के पापा बर्फ से हैं। अब देखो, था से क्या हो जाएगा? B1 यानी कि थायमीन, रा से क्या हो जाएगा? B2 यानी राइबोफ्लोविन, निया से क्या हो जाएगा? B3 यानी क्या हो जाएगा? नियासिन यानी निकोटिनिक एसिड, पी से पैंथोथेनिक यानी B5, पैराडॉक्सिन B6 हो गया, बायोटीन B7 हो गया, फॉलिक एसिड B9 हो गया, और B12 यानी साइनोकोबाल्मिन हो गया। तो इससे आपको नाम याद रहेंगे। अब देखो, थायमीन की कमी से एक डिजीज होता है, हार्ट वाला डिजीज हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? बेरी बेरी। तो बेरी बेरी में आपका हृदय खराब होगा, यानी दिल की कमजोरी, साथ साथ में क्या होगा? आपका इंडाइजेशन और दांतों में तकलीफ यानी जबड़े में तकलीफ आपको मिलेगी। दूसरा, राइबोफ्लेविन कमी से होता है किलोसिस रोग। किलोसिस, मुंह के कोने फट जाते हैं, जहां ज्यादा मूवमेंट होगा तो फ्लेक्सिबिलिटी उंगलियों की, चमड़ियों की नहीं रह जाती, तो मुंह के किनारे फटते हैं, ध्यान रखें इस चीज का। अगला आता है नियासिन। नियासिन की कमी से क्या हो जाता है? पेलाग्रा डिजीज हो जाता है। पेलाग्रा में डायरिया और डिमेंशिया एक साथ आते हैं। डायरिया मतलब पेट रुक नहीं रहा है, और ना दिमाग में कोई बात रुक रही है। डिमेंशिया मतलब भूलने की बीमारी, तो भूलने की बीमारी आपको हो जा रही है, ना दिमाग में कुछ टिक रहा है ना पेट में कुछ टिक रहा है, दोनों एक साथ होंगे। अगला देखो B5 पैंथेथोनिक एसिड। इससे क्या होता है? इसी कमी से इंसोम्निया और लो कोलेस्ट्रॉल। आपको इंसोम्निया मतलब निद्रा ना आना, अनिद्रा रोग बोलते हैं इसको, यानी आपको नींद ही नहीं आएगी, आप परेशान रहेंगे, चटपटाए से रहेंगे। तो निद्रा नहीं आती है किसमें? तो ध्यान रखना है कि जब आपके पास B5 की कमी हो जाती है। B6 बड़ा खतरनाक है, इसको जरा देखो, पेडॉक्सिन। ये ब्रेन और नर्व संबंधित बीमारी है, ब्रेन आपकी कमजोर हो जाएगी, आपके नसें काम करना सही से बंद कर देंगी, यानी B6 बड़ा ही खतरनाक रोग बनाता है। B7 को बायोटिन बोलते हैं, और ये को एंजाइम, जैसे विटामिन डी हार्मोन था, को हार्मोन, वैसे ही विटामिन B7 जो है वो को एंजाइम है। को एंजाइम, एंजाइम क्या होते हैं? विकर, जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है? डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। और ये जो अगर कम हो गया ना, तो आपके पास नंबनेस, नंबनेस मतलब क्या होता है? सुन्न हो जाना, हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, बैठे हैं फिर जब खड़े हो रहे हैं अचानक से तो पैर ही नहीं काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नंबनेस। नंबनेस। दूसरा हेलोसिनेशन। हेलोसिनेशन मतलब क्या है? कि अचानक से आपको मन किया आज गांधी जी कैसे होते,
तुरंत गांधी जी प्रकट होकर दर्शन दे रहे, है ना। आप जो सोच रहे हो वही चीज दिख रही है, फूल पत्ती में कुछ और दिख रहा है, दिमाग में जो कल्पना आ रही है वही चीज दिखाई दे रहा है, हालुसिनेट कर रहे हैं आप। जैसा सांप सोचे सांप खड़ा नजर आ रहा है, मीन्स ऐसी चीजें जो कि है नहीं और आपको नजर आ रही हैं, है ना। तो बापू जी अगर अचानक से दिखने लग जाएं, भगवान अचानक से उतर के आपको दिखने लग जाएं, तो ध्यान रखना हो सकता है कि आपके अंदर डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B7, दैट मीन्स आप हेलोसिनेट कर रहे हैं, यानी मति भ्रम में हैं आप। क्या है? मति भ्रम हो जाना। अगला आता है टैक्सिया। टैक्सिया मतलब होता है गति भ्रम, मति नहीं गति भ्रम। गति भ्रम क्या है कि आप जब सफर करते हैं तो आप देखो, जब आराम करते हो तो आपका दिमाग वहां ऐसे घूम रहा होता है, ऐसा लगता है अभी भी सफर में ही है ना, लगता है अभी भी मैं चला जा रहा हूं। सोते हैं आपको लगता है शरीर जा रहा है कहीं, है ना, लगता है अभी भी सफर में। तो ऐसे ही अटैक्सिया में क्या होता है, परमानेंटली डिफॉर्मेशन आ जाती है कि आप कहीं भी रहोगे आपको लगेगा आप गिर रहे हो। कोई कोई आपने अनुभव किया होगा कि ऐसा लगा कि आप कहीं गिर रहे हो, अचानक से नींद खुल जाती। तो जो गिरने का संभावना, जो आपको टेंडेंसी आ रही, डर आ रही है, चलने की संभावना आ रही है, ऐसी डर आ रही, तो ये सब होते हैं विटामिन B7 की कमी से। बड़ा खतरनाक है भी ये। विटामिन B8 वैसे कोई विटामिन नहीं है, इसको फॉल्स विटामिन कहा गया है, इनोस्टॉल था, या बात खत्म हो गई। B9 है फॉलिक एसिड, इसी कमी से अनीमिया रोग होता है और माउथ में सोर्स यानी छाले पड़ जाते हैं। तो मुंह में छाले और अनीमिया यानी आयरन की कमी, B9। फॉलिक एसिड आयरन डिफिशियंसी को टैकल करने का एकमात्र रामबाण होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान जब आयरन की कमी हो जाती है तो उन्हें फॉलिक एसिड और आयरन की गोलियां दी जाती हैं। आयरन अगर आपके पास में है तो आपके शरीर में कमजोरी नहीं होगी, क्योंकि आपके शरीर में प्रचुर ऑक्सीजन होगा, बढ़िया डाइजेशन इसलिए होगा और बेहतरीन सा पर्सनैलिटी आपका होगा। B12 क्या है? कोबालमीन है, कोबालमीन, कोबाल्ट और अमीन। आरएनए, डीएनए, अनीमिया और ग्रोथ फैक्टर। तो आरएनए जेनेटिक मटेरियल्स के लिए कोबालमिन बहुत जरूरी है। तो भ्रूण विकास में यानी जब बच्चा डेवलप हो रहा होता उस टाइम पे साइनोकोबालमिन की बहुत जरूरत पड़ती है, ताकि उसका जेनेटिक फैक्टर स्ट्रांग हो, ताकि उसको कोई भी जेनेटिक डिजीज ना होने पाए और शरीर मजबूत रहे। लास्ट में आता है B17, एंटी कैंसर विटामिन नाम से प्रमोट किया गया और इसका नाम था अमिगडेलिन, लेकिन अब इसको मान लिया गया कि ये फॉल्स क्लेम था और इसको हटा दिया गया है। एक टाइम था आज के 4-6 साल पहले जब इसे एंटी कैंसर विटामिन की संज्ञा देकर के बेचा जाता था, फिलहाल में ये खत्म हो गया। तो हमारे पास में जो विटामिन थे वो कौन कौन थे? थार्निया के पापा बर्फ से हैं, मतलब थायमिन, राइफ्लोबिन, नियासिन, पेंटाथोनिक, पेरिडॉक्सिन, उसके बाद में बायोटिन, फिर उसके बाद में फॉलिक एसिड और साइनोकोबालमिन। तो इस तरीके से आप चीजों को याद रख सकते हैं। B1, B2, B3 के रो याद रखिए। B1 से क्या हो जाता है? बेरी, B2 से आपका किलोसिस, B3 से पेलाग्रा, B3 मतलब नियासिन की कमी से पेलाग्रा। तो ये 3 डिजीज तो आपको याद रहने चाहिए, सिम्टम भी याद रहने चाहिए। नेक्स्ट देखो कार्बोहाइड्रेट। कार्ब मतलब क्या होता है? कार्बन। हाइड्रेट मतलब क्या होता है? जल। तो जल योजी शर्करा कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? जल योजी कार्बन कहते हैं इसे। तो जल योजी यानी जल के साथ योज में है, योग में है क्या? कार्बन। तो कार्बन जब पानी के साथ जुड़ जाए, CH2O यानी CnH2n और ON इस फॉर्म में जब जुड़ जाता है तो उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कोई जरूरी नहीं यही फॉर्म हो, लेकिन अगर कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन के साथ, पानी के साथ, तो क्या हो गया? हाइड्रेट। 300 ग्राम पर डे हमारा इंटेक होना चाहिए। हमारे शरीर का 1% हिस्सा किससे है? कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है। 90 से 160 ml पर डेसीलीटर हमारे शरीर में इसकी मात्रा होनी चाहिए, ब्लड में। तो इतना होना चाहिए हमारे ब्लड में। ब्लड में कितना होना चाहिए? 90 से 160। देखोगे बहुत से लोग क्लेम करेंगे कि हमारा 220 हो गया, 230 हो गया शुगर लेवल, तो उनको डायबिटीज हो जाएगी ना अगर ज्यादा शुगर हो गया। तो ब्लड में इतना चाहिए, इससे कम होगा तो वीकनेस आएगी, इतना होना ही चाहिए। 85% हिस्सा भोजन का यही रहता है। तो भोजन लेते समय आप देखोगे सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट चाहिए आपको। शरीर में नीड नहीं, शरीर में तो 1% चाहिए, लेकिन आप काम बहुत करते हो ना, तो काम करने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी का पहला सोर्स क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे? तो अनाजों में पाए जाते हैं, छीलन में खास करके। सबसे बड़ा सोर्स राइस माना जाता है, राइस, चावल। तो चावल है, अनाज सारे हैं, ये सभी क्या दे रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। एक चीज और याद रखना, सेकेरिन। सेकेरिन क्या है? जो आपने देखा होगा कि आर्टिफिशियल स्वीटनर, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होते फिर भी मीठा होता है। शुगर फ्री की गोलियां जो चाय में डाल के मीठा करते हैं, वो क्या है? सेकेरिन है। सेकेरिन लगभग 300 गुना ज्यादा मीठा रहता है। सोर्सेज की अगर बात कर ले तो सारे सेलुलोज बेस्ड फैक्टर्स, हाँ, सारी मिठाइयां जो मीठे चीजें हैं वो सभी क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। आगे देखो इसमें कार्बोहाइड्रेट्स में मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड्स वो हैं जो एकदम प्राइमरी लेवल, जैसे आप कुछ खाते हो शुगर ना, तो पहले वो तोड़ा जाता है। जैसे हमने वाली आलू खाया, आलू में क्या है? स्टार्च। तो स्टार्च हमारी कोशिकाएं नहीं यूज कराएंगी, हमारी कोशिकाएं खाली जानती है ग्लूकोज यूज करना। तो उसको तोड़ेंगे, हमारे डाइजेशन में क्या होगा? उसको तोड़ा जाएगा। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास में, मान लो हमने दूध पिया, तो हमको हमारे पास क्या होगा? लैक्टेस एंजाइम होगा। लैक्टेस क्या करेगा? लैक्टोज को तोड़ेगा। किसमें? गैलेक्टोज और ग्लूकोज में, यानी प्राइमरी अपघट में तोड़ेगा। तो सबसे प्राइमरी प्रिमिटिव स्टेज के जो होंगे जिसमें लास्ट में फाइनलाइज करके तोड़ना है, वो क्या है? मोनो एंजाइम, मोनोसेकेराइड्स हैं, मोनोसर्कराइड्स हैं, यानी एक शर्करा है, सिंपल शुगर। और इसमें मेन आपको याद क्या रखना है?
जैसे राइबोस, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ठीक है। और क्या याद रखना है, तो यही है। और एक याद कर ला, गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज आपको दोनों याद रखना, बाकी राइबोस, फ्रक्टोज, फ्रक्टोज भी याद रखो, फ्रक्टोज। तो ये तीनों थोड़े इंपॉर्टेंट हैं, गैलेक्टोज दूध में, ग्लूकोज आमतौर पे, और फ्रक्टोज फलों में। अब ध्यान रखना, अगर आपसे कोई कहे व्हाट इज माल्टोज, तो अंकुरित चनों में सबसे ज्यादा माल्टोज पाया जाता है, सबसे मीठा यही होता है, सबसे बेस्ट यही होता है। और माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, तो आप कहोगे सर ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसीलिए इसको डाई शर्करा कहे। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनाते हैं, माल्टोज। सुक्रोज में क्या होगा, फ्रक्टोज होगा, क्योंकि ये फल से आ रहा है, तो फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज होगा। और लैक्टोज में क्या होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज होगा, गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज होगा। क्या इतनी बात क्लियर हो गई। तो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज अगर आता है तो क्या हो गया, ये आपका लैक्टोज हो गया। लैक्टोज को पचाने के लिए लैक्टेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, ये सब क्या है, एंजाइम्स हैं, इनको पचाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। अब इससे अगर ऊपर जाओगे तो ओलिगोसैकेराइड्स आएंगे, तो उतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मेन मेन हम आपको बता दें, जैसे स्टार्च आपको पता होना चाहिए कि स्टार्च आलू वगैरह में पाया जाता है। डेक्स्ट्रिन आपको पता होना चाहिए कि गम में और मसल्स के निर्माण में डेक्स्ट्रिन का बड़ा उपयोग होता है। ग्लाइकोजन, तो हमारे ब्लड में जो एक्स्ट्रा शुगर होती है वो लीवर स्टोर कर लेती है, ताकि जरूरत पड़ने पे फिर से देंगे। तो किस फॉर्म में स्टोर करती है, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करती है। दूसरा, बहुत सारे ग्लाइकोजन जो है बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के साथ में क्या करता है, डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट बनाता है। डेराइव्ड कार्बोहाइड्रेट मतलब जैसे मान लो आपके पास में बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, आप आगे धीरे धीरे करके आता रहेगा। इसी में इंसुलिन, इन्यूलिन भी आएगा, सेल्लोज आएगा, सेल्लोज मतलब प्लांट का सेल वॉल। काइटिन, काइटिन कहां होता है, तो आप कहोगे सर जितने भी आर्थ्रोपोडियन होते हैं उनका शरीर जो होता है ना, वो बाहरी आवरण वो काइटिन का बना होता है। बैक्टीरिया किससे बनाता है, पेप्टिडोग्लाइकॉन। तो देखो ग्लाइकोजन के साथ अगर पेप्टाइड जोड़ दो यानी प्रोटीन जोड़ दो तो क्या होगा, पेप्टिडोग्लाइकॉन। क्या समझ पा रहे हैं, तो भी क्या हो जाएगा, एक तरह का पॉलीसेकेराइड्स हो गया, ठीक है, या कंजुगेशन। अब फैट की बात करते हैं। फैट का सबसे प्राइमरी यानी स्मॉलेस्ट यूनिट होता है फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड। फैटी एसिड को ग्लिसरीन, फैटी एसिड और ग्लिसरीन एक साथ मिलाए जाएं 3:1 में, तो क्या बनाएंगे, वसा यानी फैट बनाएंगे। लिपेज, लिपेज एंजाइम जो है इसके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको पचाने के लिए लिपेज एंजाइम इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना ये शरीर के निर्माणकारी तत्व भी हैं, यानी कि अगर आप देखो फॉस्फोलिपिड से हमारी सेल मेम्ब्रेन बनी होती है, तो लिपिड की कितनी हो सकता है, तो हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यूज फैट ही के बेस पे होते हैं। हमारे चेहरे में स्थिति टर्गोरिटी जो आती है किससे आती है, फैट से आती है। इमरजेंसी होने पर ये फैट एनर्जी सोर्स भी होते हैं और बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी देते हैं। थोड़ा डाइजेशन टफ होता है इनका, इसलिए स्टोर में ज्यादा यूज करती है बॉडी। डाइजेशन इनका थोड़ा टफ हो जाता है, एक्टिविटी ये स्लो डाउन कर देते हैं शरीर की। अब इसमें देखो, एक दिन में केवल 80 ग्राम आपको लेना चाहिए। वहां कार्बोहाइड्रेट कितना, 300 ग्राम था, ये 80 ग्राम एक दिन में। पूरे शरीर में 3% है कार्बोहाइड्रेट, पूरे शरीर का कितना था, 1%। ये कितना है पूरे शरीर की बनावट में, 3% तक है। और भोजन करते समय भी आपके भोजन में 3% से ज्यादा हिस्सा इसका नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी बैलेंस डाइट बोला जाएगा। हाइड्रोफोबिक होते हैं, हाइड्रोफोबिक मतलब जल में ये नहीं घुलते, तो फैट जल में नहीं घुलेंगे, इसीलिए हमारी शरीर जो होती है डाइजेस्टिव सिस्टम वो क्या करती है, इसको इमल्सिफाई करती है, यानी फैट को पायसीकरण कराती है। और पायसीकरण किससे होता है, आप कहोगे बाइल जूस से, पित्त रस से। तो पित्त रस जो हमारा आता है गल ब्लैडर से, वो इसको पायसीकरण करता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, ताकि पानी में इसको हम तोड़वा सकें, हाइड्रोटिक कंडीशन इस पर अप्लाई हो पाए। ध्यान रहे ये एनर्जी का सोर्स देता है। मसल के लिए लाइपो प्रोटीन बनाता है, लाइपो, लाइपो मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, ओके। थर्मल इंसुलिन, अगर आपके ऊपर खूब मोटी चर्बी है तो आपको ठंड कम लगेगी, ठीक है। सॉल्वेंट फॉर विटामिन, विटामिन देखो फैट में डिसॉल्व होते हैं ना, केडीए। ईस्टर बंद, ईस्टर बंद किसे कहते हैं, जब OH O के साथ रिप्लेस हो जाए तो उसको ईस्टर बंद कहते हैं, ठीक है। ये क्या फैट। अब इसका क्लासिफिकेशन देखो, तो एक होता है अनसैचुरेटेड, एक होता है सैचुरेटेड। बस इतना ही ध्यान रख लो कि अनसैचुरेटेड वाले गुड फैट हैं, तो गुड फैट अच्छी वसा क्या है, अनसैचुरेटेड है। और सैचुरेटेड वाले क्या हो गए, ये अब इनएक्टिव हो गए और यही बैड फैट हैं, और ये थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होगा तो जम जाएंगे, जबकि गुड फैट नहीं जमते। ध्यान रखना है कि इसमें मोस्टली जो होंगे प्लांट बेस्ड जो फैट होते हैं वो अच्छे होते हैं, तो प्लांट बेस्ड फैट ही ज्यादातर अच्छे होते हैं। एनिमल बेस्ड फैट जो होंगे, है ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे, सैचुरेटेड और बैड होंगे। ये एलडीएल बनाते हैं, एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपिड, लो डेंसिटी लिपिड। अब देखो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो छोटा रहेगा, डेंसिटी कम होगी मतलब आयतन बड़ा है, डेंसिटी क्या होती है, रो इज इक्वल्स टू m/v। तो आयतन ज्यादा मतलब डेंसिटी कम, तो कम डेंसिटी का मतलब हो गया बड़ा, भारी भरकम, भड़कीला। तो एलडीएल्स अगर होंगे क्या करेंगे, भारी भरकम में रहेंगे,
अगर इनकी मात्रा शरीर में जा जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये नसों में जाके भट जाएंगे, जम जाएंगे और आपको कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो जाएगी। ऐसा ना हो इसलिए आपको HDL ज्यादा लेना चाहिए, क्योंकि उनकी साइज छोटे होंगे और काम पूरा वो कर देते हैं। तो HDL बेटर होना चाहिए, हाई डेंसिटी लिपिड्स अच्छे होते हैं, ठीक है। डिजीज, अगर इनकी संख्या ज्यादा हो गई तो आपकी धमनियां, सिराएं सब क्या हो जाएंगी, सकरी हो जाएंगी। सकरी मतलब नैरो हो जाएंगी, उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। नैरो आर्टरी को हम क्या कहते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस। यहां देखो, फिश वाले विज्ञान को हम इथियोलॉजी कहते हैं। ब्लू रेवोल्यूशन यानी नीली क्रांति फिश के लिए ही हुई थी। फिश रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां है, हैदराबाद में है। इसकी कल्चर को हम क्या बोलते हैं, पिस्सी कल्चर, बस एक्स्ट्रा है। नो, एक वेजिटेबल ऑयल लो और उसमें उसको वेज घी में बनाना चाह रहे हो तो इसके लिए क्या चाहिए, निकल के साथ में हाइड्रोजन के साथ में अप्रिया करना, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड है। तो अनसैचुरेटेड फैट क्या होता है, ऑयल। सैचुरेटेड वाला क्या हो जाता है, घी। अब उस अनसैचुरेटेड को सैचुरेट करना है, मतलब उसमें जो हाइड्रोजन की कमी है उसको पूरा करना। सैचुरेट मतलब होता है संतृप्त, सैचुरेट मतलब होता है संतृप्त वसा, और अनसैचुरेट मतलब होता है असंतृप्त। जो असंतृप्त, जिसका पेट अभी भरा नहीं है, तो पेट नहीं भरा है तो वो एक्टिव है, वो क्रियात्मक काम करेगा और बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, पच जाएगा। और जिसका पेट भरा हुआ है वो आलस में हरदम मरा रहेगा, इधर लेटा रहेगा, मतलब वो सही से डाइजेस्ट नहीं होता। क्या होता है, समझ पा रहे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कार्बन है, कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए, 2 कार्बन मान लेते हैं और इनको 8 6 हाइड्रोजन चाहिए इनको, ताकि एक एक बॉन्ड सबके साथ रहे। मान लो किसी कारणवश एक एक हाइड्रोजन इधर नीचे से गायब कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये आपस में डबल बना लिए। अब ये क्या हो गए, अनसैचुरेटेड हो गए। अनसैचुरेटेड, इनको 2 हाइड्रोजन की नीड है, और यही अनसैचुरेशन जब पूरा कर दोगे इनको, क्या करके, आप इनको हाइड्रोजन दे करके निकल के साथ में, निकल एक कैटलिस्ट का काम करेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, सैचुरेट हो जाएंगे, यानी घी बन जाएंगे। अगला देखो, सोपोनिफिकेशन। सोपोनिफिकेशन क्या होता है, साबुनीकरण। यानी जब आप वनस्पति तेल में कास्टिक सोडा यानी NaOH को जब मिलाते हैं तो आपके पास C7H35 और Na बनता है, COO Na बनता है, यही क्या है, साबुन है। और लास्ट में ग्लिसरॉल बन जाता है। तो ध्यान रखना है, जब वेजिटेबल ऑयल में आप कास्टिक सोडा मिलाएंगे तो आपके पास में साबुन और ग्लिसरॉल आएगा। साबुन क्यों चाहिए, क्योंकि डिटर्जेंट हमारे हाथ की नमी को खत्म कर देंगे, शरीर की नमी खत्म कर देंगे, हमको बड़ी घुटन हो जाएगी, बहुत सारे रैशेस हो जाएंगे। तो हमको शरीर साफ भी करना है, लेकिन साथ साथ में बिना लिक्विडिटी या चिकनाई के सेक्रीफाइस किए, तो चिकनाई ठीक ठाक रहे शरीर में, इसके लिए क्या चाहिए आपको, लिपिड चाहिए। उसके लिए आपको सोप चाहिए, साबुन चाहिए, और साबुन बनता है फैट से। ध्यान रखना, 125 से लेके 200 mg पर डेसीलीटर में क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल है। HDL गुड है। रैंसिडिटी क्या है, रैंसिडिटी को कहते हैं हम लोग सुरवासिता। सुरवासिता क्या होती है, सुरवासिता है ना, या विकृत गंधिता। इसका मतलब ये है कि जो भी भोजन में तेल पड़ा रहता है वो भोजन जल्दी खराब हो जाता है, सड़ने लग जाता है, उसी को हम कहते हैं सुरवासिता, रैंसिडिटी। भोजन में से दुर्गंध आने लगती है जब ऑयल रहेगा उसमें। तो तड़के वाली दाल पहले खराब होगी, रोटियां नहीं खराब होती क्योंकि उसमें ऑयल नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट थिंग ध्यान रखिए कि जब भोजन है उसको प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट कैसे करोगे आप, या तो उससे हवा मिलने ही ना दो ताकि ऑक्सीडेशन ना हो, एयर टाइट कंटेनर में रख लो, या फिर आप क्या करो, नाइट्रोजन पैकेजिंग कर लो, जैसे चिप्स वाले करते हैं। तो चिप्स, कुरकुरे, ये सब क्या है, एक अपना नाइट्रोजन पैकेजिंग करते हैं। नाइट्रोजन क्या करता है, ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता, नाइट्रस ऑक्साइड बनाता है, यानी कि खुशनुमा, आपको खुशी आएगी। लाफिंग गैस क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो इसीलिए नाइट्रोजन वाले पैकिंग करते हैं ताकि ऑक्सीजन कम हो जाए और वो पैकेट बढ़िया दिन तक चला जाए, ठीक है। अगली बात आती है क्लासिफिकेशन। तो एक तो सिंपल लिपिड हो जाएंगे, जैसे वैक्स हो गया है ना। कंपाउंड लिपिड में जैसे लेसिटिन, सेफालिन, प्लाज्मल ओजेंस, ये सब देखो आएगा नहीं आपके एग्जाम में, इतना ज्यादा नहीं पढ़ना, डेराइव्ड वाला पढ़ लो। अल्कोहल क्या है, एक डेराइव्ड फैट है। फैटी एसिड क्या है, डेराइव्ड फैट है। स्टेरॉल्स क्या है, स्टेरॉइड्स भी कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है, वो भी फैट ही हैं। आइसोप्रेनॉइड्स, तो आइसोप्रेनॉइड्स भी क्या है, एक फैट ही डेराइव्ड। तो डेराइव्ड वाले आपके इंपॉर्टेंट हो गए, सिंपल में आप याद कर लो वैक्स एंड बेसिक लिपिड यानी फैटी एसिड्स। अगला देखो, अब आ गया प्रोटीन। प्रोटीन हमारे शरीर के निर्माणकारी तत्व है, हमारा शरीर बना ही है प्रोटीन से, हमारा पूरा शरीर बना ही प्रोटीन से। और जो कोशिकाएं होती है ना, इन कोशिकाओं का काम ही होता है कि वो प्रोटीन बनाएं, यानी राइबोसोम्स, वहां पे प्रोटीन फैक्ट्री बनती है, एक कोशिका से 200 कोशिका बनाए, पूरा शरीर हमारा बड़ा विशालकाय बने, यही काम प्रोटीन का। तो प्रोटीन हमको कितना चाहिए, 80 ग्राम चाहिए पर डे। शरीर का लगभग 14% हिस्सा प्रोटीन ही है, और भोजन में 3% ही चाहिए, फैट भी 3%, प्रोटीन भी 3%। दालें एक रिच सोर्स है प्रोटीन का। प्रोटीन आपके शरीर में रहेगा तो आपकी शरीर बढ़िया ग्रो करेगी, बेहतरीन तरीके से हड्डियां बनेंगी, विशाल सुडौल शरीर होगा। अगर आप प्रोटीन ही नहीं खाए तो कुपोषित लगोगे, मरस्मस, क्वासरकोर जैसी बीमारियां आपको धर लेंगी, है ना। ध्यान रखना, प्रोटीन की खोज करी थी या नेम किया गया था बर्जीलियस और मुल्डन के द्वारा। और प्रोटीन का सबसे सिंपलेस्ट अगर देखोगे तो क्या है, अमीनो एसिड।
उसके बाद क्या बनेगा, पेप्टोन, फिर क्या बनेगा, पेप्टाइड, फिर लास्ट में आता है प्रोटीन। तो ध्यान रखना, प्रोटीन को पहले पेप्टाइड में तोड़ा जाएगा, फिर पॉलीपेप्टिडोन में, फिर पेप्टोन्स तोड़े जाएंगे अमीनो एसिड में, किसके द्वारा, जब डाइजेशन हो रहा होगा तब। ठीक है, तो प्रोटीन के पाचन कराने में ये सब काम करते हैं, पेप्सिन वगैरह है। आगे देखिए इनका सोर्सेज क्या है प्रोटीन का, सबसे ज्यादा सोर्स कौन सा है, पल्सेस। और इसके अलावा कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो आप कहोगे सर दाल के अलावा आप अंडा ले लीजिए, दूध ले लीजिए, मांस ले लीजिए, सब्जियां ले लीजिए, सब में प्रोटीन होता है। यस, अनाज ग्रेनरी वाले हो गए, एग हो गया। फंक्शन क्या है, अपने शरीर की सुरक्षा देना, अपने शरीर का ग्रोथ देना, अपने शरीर का विकास करना, यही इनका काम ही है, ये काम करेंगे। एडल्ट्स को 0.8 ग्राम पर केजी के हिसाब से खाना चाहिए, टीन को 0.9 ग्राम पर केजी के हिसाब से, अपने शरीर के वेट का आप मल्टीप्लाई कर लोगे इसी में तो आपकी इंटेक निकल आएगी। चिल्ड्रन क्योंकि बहुत तेजी से ग्रो कर रहे हैं तो उनको प्रोटीन ज्यादा चाहिए, उनको दाल वाल ज्यादा चाहिए, नहीं तो उनका शरीर वैसे ही कूड़ा ऐसा रह जाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों में ज्यादा, नहीं तो लोढ़े जैसे बन जाएंगे, बढ़ेंगे नहीं, तो बढ़िया से विकास होंगे शरीर का। इसलिए इसका जरूरी है कि उनको प्रोटीन बेटर मात्रा में, नहीं 12 ग्राम पर 2 ग्राम पर केजी के हिसाब से उनको दिया जाए, और 2 ग्राम पर केजी मतलब उनके वेट से मल्टीप्लाई कर लो। प्रेगनेंसी के दौरान 60 ग्राम पर केजी लगभग देना चाहिए, यानी जो भी उनका वेट हो उसमें आप क्या करो 60 से मल्टीप्लाई कर लो, उतने ग्राम आपको डेली इंटेक में लेना चाहिए, क्योंकि शिशु का डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन में कई सारे आते हैं। पहले हम देख लेते हैं फाइब्रस का। फाइब्रस मतलब जो रेशे वाले प्रोटीन है। रेशे प्रोटीन में आ गया केरेटिन। केरेटिन कहां, अपने नेल्स वगैरह में, नाखून में, ठीक है, हूफ में, हूफ मतलब खुर में, और आगे क्या कहेंगे आप, बाल में यानी हेयर में, और हॉर्न यानी कि सींग में। फाइब्रिनोजन कहां पाया था, ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए चाहिए, ब्लड में होता है, ब्लड का क्लॉटिंग कराता है, ठीक है। कोलाजन फाइबर ये आपके टेंडन, लिगामेंट्स और मसल पाए जाते हैं। ध्यान रखना, मतलब याद रखो, मसल को, आपके मसल को कौन जोड़ता है, टेंडन्स जोड़ते हैं। तो मसल किससे जुड़ते हैं, टेंडन्स से, कंडराएं हिंदी में बोलते हैं, तो पेशियां कंडराओं से जुड़ती हैं। एल से क्या होगा, लिगामेंट। लिगामेंट क्या जोड़ते हैं, तो आप कहेंगे सर बोन्स को जोड़ते हैं, ठीक है। तो बोन्स किससे जुड़ती हैं, तो आप कहेंगे लिगामेंट, स्नायु, हिंदी में स्नायु, बोन को अस्थि कहते हैं। गॉसिपिन, गॉसिपिन कहां पाया जाता है, ये प्रोटीन पाई जाती है कॉटन फाइबर में। ऐसे तमाम सारी चीजें हैं, एक्टिन है, मायोसिन है, मोटर प्रोटीन, देखो ये कहीं होगी, मायोसिन मोटर प्रोटीन हो गया। ऑप्सिन आई में पाया जाता है, ऑप्सिन आईज में आपके पाया जाएगा। ओसिन आपकी हड्डियों में पाया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों, ये क्या कहां पे, बोन में पाया जाएगा। एंजाइम सारे के सारे प्रोटीन ही होते हैं। केसीन प्रोटीन कहां पाया था, मिल्क में, दूध में केसीन पाया था। जीन कहां पाया था, मक्के में, ये पीसीएस का प्रीवियस ईयर पेपर से है, ठीक है। कोलेजन एक प्रोटीन है जो रिस्पॉन्सिबल है हेल्दी जॉइंट्स के लिए, स्किन की इलास्टिसिटी के लिए, और स्ट्रेचनेस के लिए, कि आपका हाथ शरीर स्ट्रेचेबल हो। ये कौन डिसाइड करेगा, कोलेजन डिसाइड करेंगे, इसलिए होना चाहिए। और इलास्टिन प्रोटीन जो होता है वो दोबारा से क्या करता है, शरीर को दोबारा से अपने ओरिजिनल स्टेट में लाता है। आप खिंच गए, खिंचे न रह जाओ, वापस से भी तो सिकड़ो, ये चीज कराता है कौन, इलास्टिन। तो स्केलेरो प्रोटीन में कोलाजन, इलास्टिन और केराटिन, केराटिन वही नाखून वगैरह सब हम लोग देख लिए, और इलास्टिन हो गए, कोलाजन आपने पढ़ ही लिया। तो ये हो गए प्रोटीन, इसमें ये सारे प्रोटीन के नाम आपको याद रहने चाहिए। अब यहां देखो सिंपल, कंजुगेटेड और डेराइव्ड सारे प्रोटीन के नाम लिखे हैं, जिसमें मैं मेन मार्क कर दे रहा हूं, जिसको आप बाद में पीपीटी पढ़ेंगे। यू हैव टू डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, है ना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है टेलीग्राम की, तो वहां से आप जाना और इसको डाउनलोड करना। एल्बुमिन, देखो एल्बुमिन प्रोटीन जो है ब्लड में होता है, और ये क्या करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर बनाता है। कौन सा, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि आपके शरीर में परासरणीय दाब रहे, ताकि आपके शरीर में पानी की मात्रा नियमित रहे, जितनी जरूरत है वाटर की उतनी रहनी चाहिए। ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन जो होते हैं ये क्या करते हैं, आपके शरीर के लिए क्या करते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए, यानी इम्यूनिटी वाले एंटीबॉडी बनाते हैं, इम्यूनिटी के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण, एंटीबॉडी का निर्माण। फिर इसके बाद में ग्लूटीन्स वगैरह छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, प्रोटीन छोड़ दीजिए। कोलाजन आपने पढ़ लिया, इलास्टिन आपने पढ़ लिया, केराटिन आपने पढ़ लिया। कॉन्जुगेट में देखो न्यूक्लियो प्रोटीन मतलब डीएनए आरएनए हो जाएंगे। ग्लाइकोप्रोटीन ये क्या होगा, जहां थोड़ी शक्ति चाहिए होगी वहां पे, यानी कि बोन्स का कवरिंग हो गया, सेल्स में भी कुछ स्पेशल वाले। फिर फॉस्फोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन कहां, ये भी सेल मेम्ब्रेन से है। लाइपो मसल्स के लिए है, लिपिडोप्लस प्रोटीन है। फिर इसके बाद मेटल प्रोटीन, देखो मेटल और प्रोटीन जब जुड़ जाएं, जैसे मेटलो प्रोटीन में क्या है, हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन है और हेमो है, मतलब लोहा, लोहा प्रोटीन जुड़ रहा है तो मेटलो प्रोटीन कहेंगे। फिर यहाँ प्रोटीएजेस आ जाएंगे, पेप्टोन्स आ जाएंगे, पॉलीपेप्टाइड से, तो सिंपल उनके प्राइमरी टाइप के क्या है, टूटेंगे इसी में। तो वही सारी चीजें यहाँ दोबारा लिखी हुई हैं। अब आइए प्रोटीन सप्लीमेंट में। व्हाट इज प्रोटीन सप्लीमेंट, हमारे शरीर में न्यूट्रिशन की बड़ी जरूरत होती है।
लेकिन फिर भी हम उतना इंटेक कर नहीं पाते। क्योंकि उतना इंटेक नहीं कर पाते या हम बहुत ज्यादा काम कर रहे होते हैं, तो इसके लिए हमको इंटेक की जरूरत पड़ती है, यानी कि बेहतर मात्रा में प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन उतनी मात्रा में हो पाए इसके लिए हमको बाहर सोर्स लेना पड़ेगा। कुछ लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं वो दूध वाले बेस प्रोटीन नहीं ले पाते, तो वो दूध वाले नहीं, तब फिर सोया वाले प्रोटीन लेते हैं। कुछ अगर ग्लूटेन इंटॉलरेंट है, ग्लूटेन कहां पाता है? अनाजों में, तो ग्लूटेन आंतों में चिपक जाता है तो आंतें सही से पचा नहीं पाती। तो जो लोग ग्लूटेन इंटॉलरेंट होते हैं वो क्या करते हैं? वे प्रोटीन नहीं ले पाते, वे यानी कि जौ बाजरा वाला प्रोटीन नहीं ले पाते, ठीक है, तो भी सोया पे आ जाएंगे। तो वे वाला प्रोटीन क्या है? बाजरा वाला वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, एथलीट्स यूज करते हैं। केसीन जो होगा ये दूध बेस का प्रोटीन है। दूध में कौन सी प्रोटीन होती है? केसीन। तो ये थोड़ा स्पीड अप करते हैं मसल रिकवरी वगैरह। फिर सोय प्रोटीन आती है, ये एक्सेलेंट अल्टरनेटिव है वे और कैसीन का उनके लिए जो लोग डाइटरी चीजें, डेयरी उद्योग वाली चीजें नहीं खा पाते। प्रोटीन की कमी से दो रोग होते हैं। एक रोग होता है मरस्मस। मरस्मस मतलब अब मरा कि तब मरा, मतलब इतनी प्रोटीन डिफिशियंसी हो गई, मरस्मस। और एक प्रोटीन, एक डिजीज और होती है क्वासरकोर, क्वासियोरकर। तो क्वासियर कोर और ये दोनों क्या है? प्रोटीन डिफिशियंसी है, प्रोटीन डेफिशिएंसी। अब देखो क्वासियर कोर क्या है? किशोरों में होने वाला रोग है, यानी डिफिशियंसी हो रही है लेकिन नखरों की वजह से आपके खाना है घर में पर खाते नहीं हो, तो ये क्या है? क्वासियर कोर की आपको देगा। मरस्मस ये होता है कि जब बच्चों में प्रोटीन कमी हो जाती है जिसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं है, यानी कुपोषण का शिकार हो जा रहे हैं। इसके लिए सरकारें बहुत सारी योजनाएं चलाती हैं कि उनके अंदर प्रोटीन की कमी ना आए, और प्रोटीन कमी आ रही तो उनको क्या हो जाएगा? उनको फिर मरस्मस की डिजीज होगी। तो प्रोटीन कमी से होने वाले ये दो रोग हो गए। अगला हम लोग आते हैं फिर से वापस से कार्बोहाइड्रेट्स पे। तो कार्बोहाइड्रेट की कमी से भी रोग होते हैं, अधिकता से भी होते हैं। तो कमी और अधिकता से होने वाले रोग थोड़े कार्बोहाइड्रेट के देख लें। देखो एक रोग होता है आपका डायबिटीज। डायबिटीज में भी दो होते हैं, ठीक है। एक होता है डायबिटीज इंसिपिटस और एक होता है डायबिटीज मेलिटस। मेलिटस में भी टाइप 1 एक होगा और एक टाइप 2 होता है, और जो शुगर आप समझ रहे हो वो टाइप 2 वाला है, ठीक है। अब देखो इंसिपिडस क्या होता है? इसको बोलते हैं हम बहुत प्यास लगना और बहुमूत्र आना, यानी बहुमूत्रता की बीमारी। अब इसमें होता क्या है? इसमें होता क्या है कि व्यक्ति के अंदर एडीएच यानी एडेनोसिन ड्राई एंटी डायबिटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डायबिटिक हार्मोन, या इसी को हम कहते हैं वेसोप्रेसिन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है। ये क्या करता है? शरीर में जल की मात्रा बनाता है। तो हो क्या रहा है कि इसकी अगर मात्रा कम हो गई तो वाटर रिअब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनीज कम हो जाएगा। किडनियां हर मिनट में 1200 ml क्या कर रही है? पानी जनरेट कर रही हैं। उसका 99% क्या होता है? दोबारा से रिअब्जॉर्ब कर लिया जाता है शरीर में। लेकिन अगर मान लो एडीएच हार्मोन नहीं आए तो ये रिअब्जॉर्ब नहीं करेंगी और वो सारा सारा पानी बह जाएगा। बहेगा मतलब बार बार दौड़ के आप वॉशरूम जाएंगे, और जितना ही बाहर जाएंगे उतना ही पानी कमी शरीर में होगी, उतना ही फिर से पानी पिएंगे, यानी बार बार प्यास लग रहा है, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा है। इसका मतलब आपको डायबिटीज इंसिपिडस होता है, और ये आमतौर पर किशोरों में होता है, और उन किशोरों में होता है जो आलसी हो जाते हैं, यानी कामकाज नहीं करते। अगला आता है डायबिटीज मेलिटस टाइप 1। टाइप 1 और टाइप 2। देखो टाइप 1 वो है जिसमें क्या हुआ कि आपके शरीर में सब कुछ है, इंसुलिन वगैरह सब कुछ है, लेकिन आपके शरीर को नीड ही नहीं उस चीज की। जैसे मान लीजिए आप डेस्क जॉब करते हैं, मान लीजिए आप कोई एक्टिविटी करते ही नहीं, तो आपके शरीर में डाइजेशन की जरूरत ही नहीं ग्लूकोज की, या शरीर को उतनी रिक्वायरमेंट ही ना रह गई, तो जानबूझ करके इंसुलिन का स्राव कम कर देता है। यानी आपका सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म ही इसको डाउन कर दिया है, और ये भी किशोरों में, आलसियों में ही पाई जाएगी जो कामकाज कम करते हैं। तो टाइप 1 ये वाला डिजीज हो गया। टाइप 2 वो डिजीज है जिसमें क्या है? इंसुलिन की मात्रा ही खत्म हो गई। आप समझना, इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है, इंसुलिन क्या है? हार्मोन है। और इसको कौन साबित करता है? तो आप कहेंगे सर पैनक्रियाज साबित करते हैं, पैनक्रियाज। अब ये क्या होता है कि हमारे ब्लड में पहले से ग्लूकोज है, लेकिन कोशिकाएं उसको खाती नहीं, कहती इतना रहना चाहिए नहीं तो आदमी चक्कर खा के गिर जाएगा, कोशिकाएं नहीं लेती। फिर क्या होता है कि आप भोजन करते हैं, ब्लड की मात्रा शरीर में, ब्लड में शुगर और आ जाता है। अब क्या हो गया? एक्स्ट्रा शुगर हो गया। अब क्या होगा? आपकी पैनक्रियाज निकालेंगी इंसुलिन। अब वो इंसुलिन जब ब्लड में मिलेगा तो कोशिकाओं को पता चलेगा कि अरे खाना है, यानी भले ही बहुत सारा शुगर हो ब्लड में, सेल्स यूज नहीं करती जब तक कि इंसुलिन उनसे कह ना दे कि अब यूज करो, ठीक है। तो इंसुलिन अगर रहेगा तो ब्लड कंज्यूम होगा सेल से और आदमी मजबूत रहेगा, ताकतवर रहेगा। इंसुलिन ही अगर शरीर में नहीं आई तो आदमी क्या हो जाएगा? आदमी ब्लड में से शुगर यूज नहीं कर पाएगा और वो शुगर यूरिनेशन में पास होगा। तो जहां भी जाता है वो मल करने, जहां भी जाएगा यूरिनेट करने, वहां पे ढेर सारी चींटियां देखने को मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि शुगर एक्सेस में हो जाता है ब्लड में,
यानी आपका शरीर उसको डाइजेस्ट ही नहीं करना चाहता ड्यू टू द लैकनेस ऑफ इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन की दवाइयां, इंसुलिन के इंजेक्शन, ये सब लेने पड़ते हैं। तो एक बीमारी ये भी। विटामिन की बीमारियां आपको हमने बता ही दी थी, फैट की हो ही गई, और हम लोगों ने प्रोटीन की पढ़ ली। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम द न्यूट्रिशन। लेकिन एक दो चीजें न्यूट्रिशन में हम लोग अभी बच गई है, वो चीजें देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन जब हम करते हैं तो हम लोग को चाहिए न्यूट्रिएंट्स। अब न्यूट्रिएंट्स कई प्रकार से होते हैं, तो न्यूट्रिशन अपने शरीर का कई प्रकार हो सकता है। तो कैसे कैसे हो सकता है? देखो, एक तो ये हो सकता है कि आप खुद से बनाएं, खुद से बना रहे हैं खाना, जैसे प्लांट्स करते हैं। तो जब प्लांट्स खुद से खाना बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी स्वापोषी। तो स्वापोषी कौन है? वे हैं जो स्वयं बनाएं, यानी ऑटो क्रिएशन ऑफ फूड, यानी वो खुद से फूड बना रहे हैं। जैसे प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में अपना ग्लूकोज खुद से बनाते हैं, और वही ग्लूकोज फिर बाद में डाइजेशन में अपने यूज भी कर लेते हैं, यानी वो अपना खाना खुद बना रहे हैं, इसलिए ऑटोट्रॉपिक है। अब हम कौन है? हेटेरोट्रॉपिक। हेटेरोट्रॉपिक, अब हेटेरोट्रॉपिक में ध्यान रखो, ये कौन है? परपोषी, यानी हम दूसरों पर निर्भर है, दूसरों पर निर्भर, यानी डिपेंडेंट, यानी दूसरों पर निर्भर है। अब दूसरों पर निर्भर है तो तमाम तरीके से हो सकता है। जैसे दूसरों पर निर्भर होने का तरीका भी कई सारा, एक होगा खाली प्लांट पर निर्भर है, तो इनको कहा जाएगा हर्बीवोर या हर्बीवोरस, यानी शाकाहारी, शाक सब्जियां खाएंगे। दूसरा होंगे कार्निवोरस, है ना। कार्निवोरस मतलब क्या हो गया कि ये मांस खाएंगे, मांसाहारी। दूसरा एक है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब क्या हो जाता है कि ये सब कुछ खाएंगे, ऑल, ये मांस भी खाएंगे, सब्जी भी खाएंगे, जो मर्जी आएगी वो खाएंगे, कच्चा खाएंगे, पका खाएंगे, इनकी मर्जी, ये बहुत तरह तरह से खा सकते हैं। ये हो गया। दूसरा क्या होता है कि जब रिलेशन बनता है ना भोजन के लिए, तो उसमें कई सारे तरीके का बनता है, नहीं हेटेरोट्रॉपिज्म में भी कई तरह के रिलेशन बनता है। तो रिलेशन कैसा कैसा बनता है? देखो, कई तरह का बनता है। एक पहला रिलेशन होता है जैसे पैरासाइटिक। पैरासाइटिक का मतलब होता है परजीवी, यानी दूसरे पे आप निर्भर हैं भोजन के लिए, यानी हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ही ये आता है। जैसे जुआ यानी लीस, खटमल, है ना, और कौन से आ जाएंगे? अमरबेल। ये सब क्या है? दूसरे पर निर्भर हैं, दूसरे के ऊपर पलते बढ़ते हैं, दूसरे का खून चूसते हैं, ठीक है। पैरासाइट के बाद में एक रिलेशन और आता है, इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक। सिम्बायोसिस रिलेशन जो होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, इसमें क्या होता है? म्यूचुअल बेनिफिट होता है। जैसे जैसे राइजोबियम, राइजोबियम ये एक बैक्टीरिया है जो पल्सेस के नोड्स में रहता है, पल्स नोड, यानी दलहनी फसलों के गांठों में रहता है और नाइट्रोजन उठा उठा करके उनको देता है, तभी दालों में नाइट्रोजन ज्यादा मिलता है और उनसे हम लोग प्रोटीन मिलती है। प्रोटीन मतलब कि यही सी है, कार्बो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें नाइट्रोजन आ जाता है, तो एक तरह समझो वो प्रोटीन लगभग लगभग बन रहा है। अब देखो बात समझो, यही नाइट्रोजन प्लांट्स को कहां से मिल रहा है? राइजोबियम से मिल रहा है। राइजोबियम एक सॉइल बैक्टीरिया है जो दलहन फसलों के जड़ों में रहता है। हम लोग प्लांट से लेते हैं, प्लांट्स इनसे पाते हैं। ये सहजीवता है, राइजोबियम को घर मिल जा रहा है, प्लांट को नाइट्रोजन मिल जा रहा है। ये सहजीव। कौवा बैठा हुआ गाय के पीठ पे और कीड़े खा रहा है, तो गाय का फायदा है कीड़े मर जा रहे हैं, और कौवे का फायदा है कि उसको क्या मिल जा रहा है? उसको फूड मिल जा रहा है। ये सब क्या हो गया? सिम्बायोटिक, एक दूसरे का फायदा है। तीसरा होता है सेपरोफाइटिक। सेपरोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक का मतलब हो गया मृतोपजीवी, जो मरे सड़े गले पे चलते हैं, है ना, डिकेड चीजों पे चलते हैं। जैसे मशरूम, तो मशरूम क्या है? सड़े गले चीजों पैदा हो रहा है। जो सड़े गले पैदा होगा, दूसरों के डिके पे खुशी मनाएगा, मौत पे नाचेगा, वो कौन है? सेप्रोफाइटिक। जो दूसरों का खून पिएगा वो कैसा है? पैरासाइटिक, परजीवी, जो दूसरों के साथ साथ अपना विकास करे, उसका विकास करवाए, अपना विकास कराए, इसको कहते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, दैट इज द बेटर वन। क्या क्लियर हो गई थी बात? अब इसके बाद में एक चीज और इसमें आती है कि व्हाट इज बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार। देखो, हमने सब में, हर एक में एक डेली इंटेक का पैमाना रखा कि कितना इंटेक लगभग आपको होना चाहिए। जब अगर आप सभी न्यूट्रिएंट्स को उसी दायरे में जितना रिक्वायर्ड है उतनी अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स अगर आपके भोजन में हैं, तो उस भोजन को बैलेंस डाइट या संतुलित आहार बोला जाएगा। तो संतुलित आहार की परिभाषा क्या होगी? एक ऐसा आहार जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में आवश्यकता अनुरूप सम्मिलित हों, उसे हम क्या कहेंगे? एक बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहेंगे। डाइटिशियन आपके लिए अपना हो सकता है आपका अलग संतुलित आहार बनाए, वो डिपेंड करता है कि आपका शारीरिक बनावट, आपका बीएमआई इंडेक्स क्या है, बॉडी मास इंडेक्स क्या है आपका, उसी हिसाब से डिसाइड होता है कि आपको कितना क्या चीज
देनी चाहिए, लेकिन एक जनरल परसेप्शन जो होना चाहिए वो हमने आपको इस क्लास में दे दिया है। क्या क्लियर है इतनी बात? तो आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके अलावा क्या होगा, इस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे अगले डिस्कशन क्लास में। दिस क्लास वाज जस्ट अ कॉन्सेप्ट क्लास। हमें उम्मीद है कि आप मेंटरशिप प्रोग्राम से जरूर जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े होंगे तो अपना जरूर लाभ कमाएंगे। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, इफ देयर इज एनी डाउट इन द चैप्टर, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए। चैप्टर को काफी कंसाइज और प्रिसाइज किया हुआ। अदर ये चैप्टर अदरवाइज में ये चैप्टर लगभग 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे तक जाता है, पर हम लोगों ने क्या किया है, कॉन्सेप्ट क्लास को बहुत ही समराइज वे में, बहुत ही कंसाइज वे में करने की कोशिश करी है, सो दैट आपके लिए बेनिफिट हो पाए, आप उसका लाभ ले पाए। और ज्यादातर चीजें हम सीखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से। तो अभी तो जितनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी हैं, इसके साथ में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, तो उससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान रहे आज के चैप्टर में इसमें सारे विटामिन और सारे, ध्यान रखना है, प्रोटीन्स, ये आपको याद रहे, इनसे क्वेश्चन लगभग बन जाते हैं। विटामिन तो खास करके क्वेश्चन बन जाता है। ओके, सो इफ देयर इज एनी डाउट पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट में सारे डाउट्स अपने डालिएगा, हम लोग डिस्कशन क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।